हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संगीता और कियारा नदी के किनारे बैठे थे। इनके बीच एक इनडायरेक्ट कन्फेशन वाली डीप बातें होती है। अब आगे। नदी के किनारे से लौटते वक्त रास्ता उतना ही था जितना लंबी थी दोनों के बीच पसरी खामोशी। न बोलना जरूरी था न सुनना, जैसे सब कुछ पहले ही घट चुका हो। आंखों में सांसों के दरमियान उन पलों में जो चुप थे मगर चीख रहे थे भीतर। कच्ची मिट्टी की पगडंडी अब ठंडी हो चली थी। गांव की दूर से टिमटिमाती रोशनी उनकी वापसी का संकेत थी। संगीता धीमी चल रही थी, शायद कुछ देर और वहीं ठहर जाना चाहती थी। कियारा ने कुछ नहीं कहा, बस अचानक हल्के से उसका थाम लिया। हाथ थामने के साथ ही यूं ही बिना वजह वो उसी की रफ्तार पकड़ चुकी थी। कोई झिझक नहीं उस छुअन में, बस अपनापन था। वो छुअन जो कुछ कहती नहीं थी पर सब कह देती थी। कदम थमे नहीं थे, रास्ता करता रहा। एक क्षण में कियारा ने संगीता की उंगलियों को थोड़ी और मजबूती से थामा, जैसे कह रही हो मैं यही हूँ और तुम भी। संगीता ने एक पल को कियारा की तरफ देखा। उसकी नजरें जमीन पर थी पर उंगलियां सब कुछ बयां कर रही थी। गांव की दहलीज पर पहुंचते ही जैसे कोई सपना टूट गया हो। सामने से आती कुछ बच्चियों की खिलखिलाहट ने जैसे उन्हें नींद से जगा दिया था। संगीता ने अनायास ही हाथ छोड़ दिया। नजरें झुकी थी, कंधे फिर से थोड़े कसे हुए। कियारा ने कहाँ कुछ कहा था, सिर्फ हल्के में उसने मुस्कुरा दी थी। गांव की गलियों में लौटने पर रात अब पूरी तरह से उतर चुकी थी। सविता ताई चौपाल पर चूल्हे के पास बैठी थी। गांव के कुछ और लोग भी थे, औरतें बच्चे सब वहीं जमा थे। किसी ने लोकगीत छेड़ रखा था, किसी ने ताली बजाकर साथ देना शुरू कर दिया था। फिर चुटकुले, हंसी, बेतरतीब कहानियां और मिट्टी के चूल्हे पर बनी अदरक वाली चाय। वो अपनापन जो शहर की सबसे बड़ी पार्टी में भी शायद नसीब नहीं होता। संगीता भी हल्की सी मुस्कुराई। उसने दिखा कियारा अब बच्चों के साथ घूम रही है, नाच रही है, हंस रही है। संगीता सविता ताई के पास जाकर बैठ गई थी। वातावरण में कोई थकान नहीं थी। गाड़ी के बिगड़ जाने से जो असुविधा अब लग रही थी वो अब किसी अजनबी सौंदर्य में ढरने लगा था। बूढ़े अंकल जो सबके काका बन चुके थे, उन्होंने गांव के बीचों बीच चबूतरे पर एक छोटी सी शाम का आयोजन रख दिया था। लकड़ी की बेंचें बिछा दी गई। कुछ लोग जमीन पर चादर बिछाकर बैठ गए। चारों ओर टिमटिमाते दिए, बीच में मिट्टी का तंदूर रखा था जहां गरम गरम ज्वार की रोटियां सेकी जा रही थी। सविता ताई ने पत्तल में खाना परोसते हुए कहा, होटल का खाना खा खा के जी उकता जाता होगा बिटिया। जरा हमारे हाथ की सादी दाल और चटनी खाओ, देखो आत्मा तृप्त हो जाएगी। संगीता और कियारा पत्तल लेकर वहीं बैठ गई। बासमती की खुशबू, गुड़ की मिठास और ताजी सब्जियों की भाप, जैसे सब कुछ आत्मा को छू रहा था। संगीता ने पहली ही बाइट में कहा, ताई ये क्या जादू है? शहर में ऐसा स्वाद क्यों नहीं आता? ताई हंसकर कहती, शहर में मशीनें होती है ना, वहाँ मन कहाँ होता है। गांव की कुछ और महिलाएं भी बैठ गई थी, कुछ बातें करने लगी। गांव की जिंदगी, बच्चों की शादियां, खेतों की कहानियां और वो गहराई जो बस सादगी में मिल सकती थी। तभी अचानक संगीत की एक पुरानी सी आवाज सुनाई देती है। गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान गोविंद काका, जिनकी उम्र 80 के पार थी, अपनी कमर पर हाथ रखे लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चले आ रहे थे।
उनकी पत्नी गौराबाई दूर बैठी सब सुन रही थी। काका ने लाठी एक और रखी, गले में रुमाल लपेटा और ऊंची आवाज में बोले, गौरा सुन रही है तू? सबका ध्यान उधर चला गया। गौराबाई ने हंसते हुए कहा, फिर क्या बोलेगा रे तू? फिर वही जवानी के किस्से। काका हंसते हुए कहते, ना आज तो कुछ और कहूँगा। और फिर लहराते सुर में पुरानी हिंदी फिल्मी गानों की धुन में कहने लगते हैं, तुझे पास आई मुस्कुरा गई दुनिया, हमारी कहानी कितनी अफसानी। सभी ठहाके में हंस पड़े थे और फिर ताली बजाते हुए साथ देने लगे। गांव की महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सब गाने लगे। बजरी के आंगन में ढोलक आ गई, किसी ने बर्तन को तबला बना दिया और कियारा ने आंखों से संगीता को खींच लिया। सविता ताई ने संगीता से कहा, चल अब तू भी गा, आज कोई ऑफिस मीटिंग नहीं है ये। संगीता शर्मा गई थी, लेकिन माहौल ने जैसे उसे बांध दिया था। उसने एक पुरानी धुन में गाना शुरू किया, सियाल मुस्किन मकम रंजस सुहाना है जरा बेचारा दिल। कियारा ने साथ दिया और फिर दोनों ने मिलकर एक रिदमिक गाना छेड़ दिया था। गांव की महिलाएं उनके साथ झूमने लगी और बच्चियां ताली बजाने लगे थे। किसी ने मटकी उठाई, किसी ने चूड़ी खनकाई। रात गहराती गई, लेकिन थकान तो किसी के चेहरे पर नहीं थी। हर कोई मानो जिंदगी के उस पल में जी रहा था जहाँ ना कोई दौड़ थी, ना कोई लक्ष्य, बस मौजूदगी थी। चुटकुले चले, गांव की प्रेम कहानियां, स्कूल की शरारतें, प्याले में चाय और हाथ में खाना। किसी ने कियारा से पूछा, शहर में भी क्या ऐसे ही गाते बजाते हो? कियारा ने हंसते हुए कहा, शहर में हर कोई इतना बिजी होता है कि खुद भी धड़कन नोटिफिकेशन में आती है। सभी हंस पड़े थे। किसी ने देखा नहीं, लेकिन संगीता की आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ा था। रात देर तक हंसी में घुलती रही, लेकिन धीरे धीरे रात को भी समेटना था। किसी ने पेशकश की कि चलो इनका कमरा लगा देते हैं। तभी इन दोनों ने कहा, नहीं ताई, हम लोग आज की रात गांव के छत से चांद को देखना चाहते हैं। क्या हम लोग छत पे सो सकते हैं? इस पर सविता ताई ने संगीता की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गांव की औरतों को कहा, इन दोनों को लेकर छत पर जाओ और हाँ, छत पर अच्छी व्यवस्था करना। देखो, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गांव के 3-4 बच्चों ने भी छत पर सोने की अपनी जिद ठान ली थी। आखिरकार उन्हें भी छत पर जाना ही था और इसके साथ ही छत पर सादगी बिछी थी। चारपाई नहीं, चादरें थी। बच्चे पास में खेल रहे थे। नीतू वहीं कुछ महिलाओं के साथ खड़ी थी और इसके साथ ही उसने कहा, आप लोग यहीं रुको, बच्चों ज़्यादा बदमाशी नहीं करना, हम लोग आते हैं। और उसके साथ ही वो लोग काम निपटाने नीचे आ गए थे। छत खामोश हो गई थी। कुछ बच्चे दूर खेल रहे थे, हंस रहे थे। सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में कुछ तारों की झिलमिलाहट और चांदनी की चुप्पी उतर गई थी। हवा हल्की थी, जैसे किसी पुरानी गीत की धीमी धुन। संगीता और कियारा एक दूसरे से कुछ कदम दूर खड़े थे, जाने किस खूबसूरती को निहार रहे थे। लेकिन दिलों की दूरी अब उतनी नहीं रही थी जितनी कभी उनके बीच खड़ी थी। कुछ समय यूं ही बीता, नजरें तारों में उलझी रही। फिर संगीता की आवाज टूटती है, कभी कभी लगता है मैं अपनी जिंदगी का किरदार नहीं हूँ, बस दर्शक बनकर देख रही हूँ। सब कुछ होता जा रहा है और मैं बस मौजूद हूँ बिना किसी भूमिका के। कियारा ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा, कुछ कहने की कोशिश की लेकिन ठहर गई।
मानो कहने से ज्यादा आज सुनना जरूरी था। संगीता ने धीमे स्वर में फिर कहा, सादी जिम्मेदारियां एक तयशुदा कहानी, लेकिन हर रात जब सब सो जाते हैं मैं खुद से सवाल करती हूँ, क्या यही थी मेरी जगह, या मैंने ही अपने लिए सब कुछ तय कर लिया किसी डर के मारे। वो हंसी मगर हंसने में तुरसे थी। कभी कभी आईने में खुद को देखती हूँ तो लगता है मैं तो हूँ ही हूँ, कॉलेज वाली संगीता। बस अब आंखें थोड़ी थकी सी है और सवाल ज्यादा गहरे हो गए हैं। अब मौज मस्ती नहीं आती, अब हंसना नहीं आता, अब लोगों को परेशान करना भूल चुकी हूँ शायद। कियारा उसके करीब सरक आई थी बिना कुछ बोले। उसने संगीता की आंख से ढुलती नमी को अंगूठे से पोंछा था। संगीता कुछ पल उसे देखती रही, फिर अचानक से उसके गले लग गई। एक लंबा कठिन आलिंगन था ये, बेहद गर्म, बेहद सच्चा और पूरी तरह से खामोशी की चादर ओढ़ा हुआ। हवा उस आलिंगन में भीगी हुई महसूस हो रही थी, जैसे गांव की रात भी कुछ देर के लिए थम गई हो। थोड़ी देर बाद संगीता हल्के से मुस्कुराई और कहती है, तुम्हें पहली बार देखा था तो सोचा था कितनी अजीब लड़की है ये, कितना बोलती है। कियारा हंस पड़ी। झूठी, देखते ही घबरा गई थी तुम, आंखें चौड़ी कर ली थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। संगीता ने आंखें मटकाई। अच्छा तो क्या करूं, तुम अचानक से मेरी दुनिया में टपक गई थी, और वो भी इतनी रंगीन अंदाज में। कियारा ने अपने होठ को कस करते हुए कहा, सच बताओ, पसंद करने लगी थी ना मुझे? पहली ही नजर में ऐसे घूर घूर कर देख रही थी, मुझे तो लगा प्यार हो रहा था तुम्हें मुझसे। ये कहते ही कियारा ने तुरंत आंखें चुरा ली। संगीता थोड़ी देर बस उसे देखती रही, फिर धीरे से उसका चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे लगा? सांसें तेज थी कियारा की। जवाब देना चाहा मगर शब्द गले में अटक गए थे। नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहती, ऐसे ही। फिर उसने इस संगीता को टेढ़ी नजर से देखा। नजरें फिर से झुका ली थी कियारा ने। संगीता के होठ मुस्कुराते हुए ऊपर उठ गए थे। उसने फिर से कियारा के चिन को पकड़ते हुए उसकी आंखों को अपनी आंखों के सामने लाया। बताओ, क्यों लगा तुम्हें ऐसा? कोई जवाब नहीं था कियारा के पास। वो बस देखे जा रही थी जैसे इस संगीता से तो वो पहली बार मिल रही हो। वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम और अमित, तुम दोनों में तुम इतनी वाइल्ड हो सकती हो। संगीता की मुस्कान अमित का नाम सुनते ही फीकी पड़ गई। आंखें फिर से धुंधलाने लगी। कियारा को अपनी बात का एहसास हुआ। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी फोन की स्क्रीन रोशनी से जगमगाई। रोहन कॉलिंग। कियारा ने देखा, कुछ पल सोचा और फिर फोन को चुपचाप साइड में रख दिया। संगीता देख रही थी, लेकिन बिना कुछ बोले वो वहां से हट जाती है और बच्चों के पास आ जाती है, मानो एक बार फिर से उसे उसकी दुनिया से किसी ने इस दुनिया में वापस पटक दिया हो। उसी वक्त छत की सीढ़ियों से बच्चों की हंसी की गूंज सुनाई देती है। नीतू और कुछ औरतें बच्चों को ऊपर जाने की आवाज लगा रहे थे। गुड़िया और उसके दोस्त छत पर आ जाते हैं। आते ही गुड़िया का सवाल था, दीदी तारे गिरते हैं क्या?
और अगर गिर जाए तो हम पकड़ सकते हैं। संगीता ने उसकी तरफ देखा। आज इतने सालों में जैसे पहली बार हंसी थी वो दिल से। बहुत दिनों बाद कियारा उसकी तरफ देख रही थी, जैसे वो हंसी एक कहानी हो। संगीता ने गुड़िया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ पकड़ तो सकते हैं, लेकिन हाथ में आते ही वो तारा गायब हो जाता है। फिर तो हमें यही मानना पड़ता है कि हमने उस तारे को अपने हाथ के अंदर की लकीर में कहीं भेज दिया, और अब वो तारा हमेशा हमारे साथ है, बस दिखाई नहीं देता, लेकिन रहता हमारे पास ही है। राहत फिर से अपने मौन में लौट आई थी, लेकिन अब वो चुप्पी बोझ नहीं थी। वो एक गर्माहट थी जो उनके बीच से होकर बहने लगी थी, और उन बच्चों के बीच दोनों के हाथ जैसे अनायास एक दूसरे को फिर से पा गए थे। कोई वादा नहीं था, कोई नाम नहीं था, बस एक एहसास था जो चुपचाप चांदनी में सांस ले रहा था। धीरे धीरे समय फिर से बीतने लगा, आगे बढ़ने लगा। गांव की छत पर रात अब पूरी तरह से उतर आई थी। दूर पहाड़ियों की रेखाएं गहरे नीले आकाश में मिल गई थी। तारे एक एक कर चुपचाप चमकने लगे थे। नीचे आंगन में अब हल्की हंसी और हल्की आवाज गूंज रही थी। बुजुर्ग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। स्त्रियों की सीढ़ी पर धीमी आवाज आ रही थी, और छत पर हवा ठंडी होने लगी थी, जैसे दिलों की धड़कनों की गर्माहट अलग ही ताप बुन रही हो। कियारा और संगीता अपनी अपनी चादर पर लेटे हुए थे, चुपचाप छत के एक कोने में। कुछ बच्चे नींद में जा चुके थे, कुछ उनके बीच आकर सो गए थे, और कुछ उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। दीदी कहानी सुनाओ ना, गुड़िया भी उनके बीच में लेटी हुई उनसे कहती है। कियारा ने कहानी सुनानी शुरू की, और इसके साथ ही बीच कहानी में उस कहानी को संगीता ने अपना रूप दे दिया। गुड़िया बड़े चाव से संगीता से सटकर उसे कहानी सुन रही थी, और कियारा आकाश की तरफ देख रही थी। एक धीमी मुस्कुराहट थी होठों पर। अचानक से गुड़िया उठते हुए कहती है, मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, और इसके साथ ही वो संगीता के बगल में सो रही परी के पास आकर लेट जाती है। कियारा ने हंसते हुए आकाश को देखा और फिर कहा, हर तारा जैसे कोई दबी हुई कहानी है ना। संगीता ने जवाब नहीं दिया। वो बस लेटी रही, अपनी हथेलियों को आपस में मसोसते हुए, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द ने अभी इजाजत नहीं दी थी। अब दोनों के बीच एक छोटी सी खाली जगह थी। शब्द जितने, स्पर्श जितनी, या शायद एक पूरी उम्र जितनी। गुड़िया के जाने के बाद वो जगह खाली थी। संगीता ने धीरे से करवट ली और कियारा की ओर देखा। कियारा भी आसमान की ओर देख रही थी, जैसे उस चांद से कोई जवाब चाहती। संगीता ने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई, और एक अनायास ही उसका हाथ गले तक आ गया। कियारा सिहर उठी। उसने धीरे से अपनी आंखें मूंदी और एक लंबी सांस भरी। संगीता ने जैसे खुद को रोकने की बेमिसाल कोशिश की थी आज, लेकिन आज मानो उसकी कोशिश फेल होना चाहती थी। वो खुद रुकना चाहती थी, वो खुद आज आत्मसमर्पण करना चाहती थी। अचानक से घूमते हुए उसने अपना सिर कियारा के सीने पर रख दिया और हाथ उसकी कमर पर। धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी।
थक थक, जैसे कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। कियारा के हाथ अब उसके कमर के इर्द गिर्द थे, धीरे से उसे अपनी बाहों में खींचते हुए, और उसने गहरी लंबी सांसें भरी थी। संगीता के चेहरे पर बाल लहराए हुए थे, जैसे खुद को चांद की रोशनी से छिपाने की बेतहाशा कोशिश में हो। कियारा ने धीरे धीरे उन बालों को दूसरी तरफ हटाया और उंगलियों से उसके गालों पर हल्के फेर फेरने लगी। शब्द नहीं थे, लेकिन बदन जैसे जवाब दे रहे थे। सांस किसी हारमोनियम की धुन पर तेज हो रही थी। गहरी सांसें होने के साथ उसकी पीठ कियारा के स्पर्श से हर बार कुछ कह जाती थी, जैसे कोई नदी किसी चट्टान से टकरा रही हो, बेहद नरम लेकिन बेहद जिद्दी। हर बार टकरा के वो उसके करीब आना चाहती हो, जैसे नदी का मकसद ही हो पत्थर को तोड़ देना। कियारा धीरे से उसके कंधे की ओर झुकी और अपने होठों को उसके कंधे से लगा दी। संगीता जैसे उसी पल जम गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई स्पर्श ऐसा भी हो सकता है जो उसके भीतर की बरसों की उदासी को एक क्षण में पिघला दे। कियारा अब धीरे धीरे नीचे तक उतर रही थी। उसके होठ अब भी उसके गर्दन पर थे और हाथ जाने पीठ पर क्या लिखना चाह रहे थे। संगीता की सांसें टूट रही थी, होठों पर एक सिसकी निकली। और ये आवाज मानो कोई पुकार हो, जो बरसों बाद संगीता के जिस्म की कहानी उसके होठों से उकेर रही हो। कियारा ने उसे कसकर अपने आगोश में ले लिया था और संगीता उसके सीने से सिर लगाए उसकी धड़कनों को सुन रही थी। कियारा एक हाथ से उसके बाल सहला रही थी और उसके होठ अभी संगीता के कंधे पर जाने कौन सी कहानी कह रहे थे। होठ बस लगे पड़े थे, कोई चुंबन नहीं, कोई छुअन नहीं, लेकिन उन होठों की गर्माहट कुछ ऐसी थी कि मानो संगीता इससे बचना ही नहीं चाहती, इससे छूटना ही नहीं चाहती थी। बदन किसी गाने पर मानो थिरकना चाह रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी छुअन भी जीवंत कर सकती है। और अचानक ही उसके दिमाग में एक सवाल उभर आया। आज तक अमित के साथ उसने ऐसा कुछ क्यों नहीं महसूस किया। एक बार फिर संगीता के होठों से कोई कहानी निकली और कियारा धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है, श्श, बच्चे यही हैं, उन्हें भी बताना है क्या। संगीता ने झेपते हुए उसके हाथों पर अपने हाथों से वार किया और अचानक करवट लेते हुए कियारा की तरफ पीठ कर ली, पर कियारा की गर्मी अभी उसकी जिस्म पर थे। इन दोनों के बीच एक बार फिर से फासला था, लेकिन मानो कोई ऐसी तपिश थी जो अब कियारा को अपने पास चाहती थी। संगीता के बदन किसी धुन पर थिरक रहे थे। कोई अदृश्य ताकत उसके बदन को, जिस्म को मानो सहला रही थी और यूं ही उसके जिस्म कोई
नृत्य करते हुए चादरों पर। कियारा के लिए किसी आमंत्रण से कम कहाँ था, और अचानक कियारा ने उसे पीछे से थाम लिया। होठ सीधे संगीता की पीठ पर ठहरे थे, एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा उसके सिर के पास। अगर तुम्हारे बदन यूं ही थिरकते रहे ना संगीता, तो मैं अपना आप खो दूंगी। और अगर मैंने खुद को नहीं रोका ना, तो आज उफनती ये नदी तुम्हारे चौखट सहित सब बहा ले जाएगी। कांप रही थी कियारा की आवाज, और यकीन करो, तुम्हें इस तरह देखकर खुद को रोकना नामुमकिन सा है मेरे लिए। संगीता ने उसकी हथेली अपने हाथों में ली और उसे धीरे धीरे अपने बदन में सटा दिया। कांप रहा था संगीता का पूरा बदन। कियारा के होठ अब भी उसकी पीठ पर थे। होठों से निकली गर्माहट कियारा के अंदर आंगन की कोई ऐसी कहानी छिड़ चुकी थी जिससे मानो निकलना मुमकिन नहीं था आज उसके लिए। संगीता जाने किस दुनिया में थी, पर जहां भी थी वहां से वापस नहीं आना चाहती थी। संगीता ने कियारा के हाथ को पकड़ा, उसके हाथ को अपने होठों तक लेकर आई और उसकी उंगलियों को चूमते हुए एक उंगली को अपने होठों के बीच रख लिया था। गर्म सांसें और जीभ का स्पर्श, सारी सीमाएं जैसे एक पल में मिटने को तैयार थी। सिसकियां निकल गई थी कियारा के होठों से, और खुद को और करीब कर लिया था उसने संगीता के। होठ उसके पीठ पर चल रहे थे और संगीता से कोई कहानी कह रहे थे। कियारा ने होठों को बस एक दूसरे से अलग रखा था, और अचानक से उसने अपने होठ उसकी पीठ पर बंद कर दी। एक तेज सिसकियां निकल गई थी संगीता के होठों से, और तभी गुड़िया करवट बदल कर फिर उठी। दोनों एक दूसरे से एक झटके में अलग हो गए। संगीता की आंखें अभी भी बंद थी, पर होठ पर एक अनकहा नाम था। सांसें बेकाबू थी और हाथ अपने आप को बांधे हुए थे, जैसे अगर वो खुद को छोड़ दे तो आज जाने क्या कर बैठे। एक लंबी सांस और एक अधूरी सिहरन, लेकिन इस बार दूरी में कोई दूरी नहीं थी। दोनों के हाथ एक दूसरे से अलग थे। फर्क बस इतना था कि अब उनके एक दूसरे की धड़कनों की जुबान बखूबी समझ आ रही थी। समय बीतने को था, रातें ढलने को थी। रात अपने उस मुकाम पर थी जहां से अब सिर्फ सवेरा हो सकता था, नई धूप खिल सकती थी, और संगीता मानो उसी दुनिया में थी जहां से कुछ पुराना वो देखना नहीं चाहती थी, सोचना नहीं चाहती थी। पर सवाल अब भी वही था कि क्या हर रात की सुबह उतनी ही खूबसूरत हो सकती है। सवाल अब भी वही था, क्या पुरानी चीजों से दूरी इतनी आसान है। और सवाल अब भी वही था, आजाद वातावरण से निकलकर जब फिर से पहुंचूं उस गली,
तो क्या घुटन से खुद को आजाद करना आसान था। ये गांव उनके लिए किसी शीशे का था जहां उन्होंने अपना अस्तित्व देख लिया था, पर फिर लौटना तो आखिर उन्हें अपने घर ही था। उस घर जहां अस्तित्व की कहानी कुछ और थी। उनके अपने हिस्से थे और अपने अपने मुखौटे। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।